नमस्ते। आज हमारी मुलाकात हो रही है श्री विपुल कुलश्रेष्ठ जी से, जो एक बाइलिंगुअल ऑथर एंड पोइट हैं। इनकी 3 किताबें आ चुकी हैं। एक है मिस्ड कनेक्शन, जिसमें इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है। ये भी रोमांस के इर्द-गिर्द है। दूसरी किताब है मेरी रचना दिल से, जो कलेक्शन है पोएम्स का, जो कि हिंदी में है लार्जली, और उसमें उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, और ये भी प्रेम के इर्द-गिर्द है। जो तीसरी किताब हाल ही में रिलीज़ हुई है और जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, उसका नाम है दिल, उल्फत और इज़हार, और ये किताब भी प्रेम के इर्द-गिर्द है। तो विपुल जी, जो मेरा पहला सवाल है आपसे, वो ये है कि ये सारी किताबें आपने प्रेम के इर्द-गिर्द ही क्यों लिखी हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं लिखता रहा हूँ। पैशन, आई हैव ऑलवेज हैड दिस पैशन फॉर राइटिंग। लिखने का रुझान मुझे शुरू से रहा है, बचपन से रहा है, यानी स्कूल के ज़माने से रहा है। और उसके बाद में जब मैंने किताबें पढ़नी शुरू की, तो पहले शुरुआत की, जैसे साहित्य जिसे कहते हैं, हिंदी जो गाढ़ा साहित्य है, मैथिली शरण गुप्त हैं, या निराला हैं, या रामधारी सिंह दिनकर हैं, या हरिवंश राय बच्चन हैं, इनसे नहीं की मैंने शुरुआत। मैंने 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 जो पढ़ने लिखने की शुरुआत की, वो पहले तो पत्रिकाएं आती थी, या बच्चों की मैगजीन्स आती थी हिंदी में, उनसे शुरू की। और उसके बाद में वो जमाना था जिनमें उपन्यास छपते थे। अ, और उपन्यास छपते थे, कोई-कोई जो थे बड़े सेलिब्रिटी उपन्यासकार होते थे, जिनकी कहानियों पे बहुत सी फ़िल्में बनी। और वो ज़माना था रोमांस का। एक हैं जिनके उपन्यासों के ऊपर 8-10 फ़िल्में बनी, राजेश खन्ना के ज़माने की बात कर रहा हूँ। राजेश खन्ना की ज़्यादातर जितनी हिट फ़िल्में हैं, वो सब उनके उपन्यासों पे बनी हैं। पता नहीं क्यों आजकल कोई उनका नाम नहीं लेता, बट हम जब छोटे थे या इम्प्रेशनेबल एज में थे, तब ही वाज अ राइटर सुपरस्टार। यानी यानी लोग इंतजार करते थे कि अब गुलशन नंदा का अगला उपन्यास कौन सा आएगा। तो दैट दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट ही यूज्ड टू कमांड। तो हम पढ़ा करते थे, यानी पहले तो हमारे पेरेंट्स पढ़ते थे। मेरे यहाँ खैर माय फादर वाज़ अ टेक्निकल पर्सन, तो माय मदर यूज्ड टू ऑर्डर, शी यूज्ड टू रीड। एंड जब मैं छोटा था, तो कई बार वो कहानी सुनाती थी मुझे कि इसमें ये बहुत अच्छा है, और देख सुन ऐसा है। तो मुझे सुनाती थी कि ऐसा है, फिर ये होता है, फिर वो होता है, इसमें ऐसा होता है। बाद में फिर जब अकल आई, तो हम खुद लेके पढ़ने लगे वो उपन्यास। और उसमें जैसा मैं कह रहा था कि वो ईरा था रोमांस का, है ना? सुपरस्टार उस टाइम पे राजेश खन्ना हुआ करते थे रोमांटिक फ़िल्मों के, जिनको के आज तक लोग याद करते हैं। जैसे आज शाहरुख खान है ना, जिनको के मोहब्बत का देवता माना जाता है, उस तरीके से उससे कहीं गुना ज़्यादा, आप ये समझ लें, उससे करीब 5 गुना ज़्यादा जो है क्रेज़ जो था राजेश खन्ना का हुआ करता था। एंड उसके बाद में फिर जब हमने सीरियस किस्म का साहित्य पढ़ना शुरू किया, जब रुझान हुआ, पहले तो हमारा जो है मन ही नहीं लगता था वो पढ़ने में, लेकिन सारिका करके एक पत्रिका आया करती थी, तो उसमें कमलेश्वर और निदा फाजली और इन लोगों के लेख होते थे, इन लोगों की कविताएं होती थी। और कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि इश्क मोहब्बत प्यार जो है, अ, एक विषय के रूप में, या यूं कह लें कि अंग्रेजी में जिसे कहते हैं जॉनर, जॉनर के रूप में हमेशा से मुझे फैसिनेट करता रहा। तो जब हमने लिखना शुरू किया, शौकिया लिखते थे, लिखना शुरू किया, लोगों ने तारीफ की, लोगों ने कहा भाई तुम किताब क्यों नहीं लिखते? तो हमने कहा ठीक है जी, किताब लिखते हैं, कोशिश तो करते हैं। पता नहीं कोई छापेगा या नहीं, लेकिन कोशिश तो करते हैं। तो हमने कहा चलो, जब कोशिश कर रहे हैं तो छोटी कहानियाँ, लघु कथाएँ लिखेंगे, जो कि आसान होगा लिखना।
तो हमने कहा कि ठीक है, कहानियां लिखेंगे, तो लिखेंगे तो किस पे लिखेंगे? कोई आपके दिमाग में एक खाका, एक विषय तो होना चाहिए लिखने के लिए। तो हमने हमने देखा कि सोचा तो हमारे दिमाग में आया कि देखिए, मोहब्बत के बारे में क्यों ना लिखी जाए, क्योंकि वो एक ऐसा जज्बा है जिससे एक अजीब सा बचपन से जुड़ाव रहा है। तो बस जी, मिस्ड कनेक्शंस लिखी गई, 8 कहानियाँ हैं, लघु कथाएँ हैं, और आठों के आठों प्यार के ऊपर है, मोहब्बत के ऊपर है, लव के ऊपर है। फिर कुछ हालात ने ऐसा मोड़ लिया कि हमने कविताएँ लिखनी शुरू की, और जब कविताएँ लिखी तो लोगों ने कहा कि इससे क्यों नहीं, कविताओं की किताब क्यों नहीं छपवाते? फिर हमने सोचा कि किसके बारे में लिखें? तो मोहब्बत के बारे में। तो इस तरीके से ये मोहब्बत से हमारा जो लिखने का जो सफ़र है, ये इस तरीके से शुरू हुआ। और जो आपकी लिखने का सफ़र है, आपने किस उम्र से लिखना शुरू किया? लिखना, अगर आप ये कहें कि लिखना है इन द सेंस के कहीं छपवाने के लिए लिखना शुरू किया, वो तो काफी देर से शुरू किया। जब हम नौकरी पेशा हो गए उसके बाद से शुरू किया। लेकिन अच्छा। लिखता मैं शुरू से था। स्कूल कॉलेज में ऐसे कंपटीशन और रेसिटेशन कंपटीशन, और मैं अपने स्कूल की मैगजीन का स्कूल स्टूडेंट एडिटर था, और कॉलेज मैगजीन का भी मैं एडिटर था। और तो एक सॉलिड स्टार्ट थी आपकी लेखन की जर्नी की, जो आपने जी जी स्कूल में ही आप एडिटर की पोस्ट पर आ गए स्कूल मैगज़ीन के, तो बहुत ही शुरू से आपकी प्रतिभा पहचानी गई और हाँ जी, एप्रिशिएट की गई। पहचाने, जी जी पहचाने। अभी यहाँ पे मैं कैमरा हिलाना नहीं चाहता, नहीं तो बहुत सारे छोटे छोटे कप यहाँ चारों तरफ रखे जो जो मुझे याद दिलाते हैं कि हाँ भाई, तुम किसी काबिल हो। तो सर, अगर हम बात करें लिखने की, तो लिखने से हर किसी को कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ मिलती है, किसी को सुकून मिलता है, किसी को होता है कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर ली। आपके लिए लिखना क्या मायने रखता है? मतलब ये एक देखिए, रोज़मर्रा मैंने लिखने को कभी एक थेरेपी के लिए की तरह, या एक तरह के उपचार के तरीके की तरह कभी भी नहीं लिया। यानी लिखना जो था मेरे लिए, जिसे कहते हैं कि मेरे ख्याल में अपने आप को व्यक्त करने का एक माध्यम था। जब मेरे मन में किसी भी चीज के लिए, किसी भी तरह की चीज के लिए, किसी भी बात को लेकर, या मेरे मन में कुछ उमड़ रहा है, या मेरे दिल में कुछ उमड़ रहा है, तो मेरी आदत थी कि उस जमाने तो कागज कलम का जमाना था, तो कागज कलम लेके मैं लिख दिया करता था। और आज भी मेरी बेटी जब साफ सफाई करती है तो उसे किसी पुर्जे पे कुछ लिखा हुआ मिलता है, किसी कागज के पुर्जे पे कुछ लिखा हुआ, और वो हमेशा मुझ पे चिल्लाती है कि आप लिखते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं कहीं पे भी, व्हाई डोंट यू कंपाइल इट, व्हाई डोंट यू कीप इट एट वन प्लेस? तो हाँ, वो शब्द इतने कीमती होते हैं, जो तो उस मोमेंट में तो लिखे गए होते हैं, वो सबसे ये है, कीमती और ये असली है। शब्द हैं। तो हाँ, जी जी। बिल्कुल मैं आपकी बेटी से तो सहमत मेरे हूँ। लिए अभिव्यक्ति थी, यानी जो मेरे विचार हैं, जो मेरे जज्बात हैं, जो मेरे अंदर के ख्यालात हैं, उसको एक व्यक्त करने का, ये समझ लीजिए, एक माध्यम था। जी, जी, बहुत बढ़िया। अब आपने ये तो हमें बता दिया कि गुलशन नंदा जी आपके फ़ेवरेट रहे हैं, जी नॉवेल्स जी, में जिनकी बहुत सारी बिल्कुल। मूवीज़ भी बनी हैं। आप पोएट्री भी इतनी लिखते हैं, तो आपके फ़ेवरेट पोएट कौन है? आजकल के जमाने से अगर पूछे जी, तो आज से पहले से भी, जहाँ से भी आप बहुत इंस्पिरेशन मिलती हो या नहीं, ये भी मिलती देखिए, हो। सबसे सबसे ज्यादा अगर आप कहेंगे मेरे लिए नंबर वन शायर या कवि कौन है, तो जिन्हें मैं शायरी का जादूगर मानता हूँ, यानी मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ उनसे। वो है साहिर लुधियानवी। यानी उनके कलाम जो है वो एक अलग ही दुनिया में आपको ले जाते हैं। उसके बाद में मेरे बहुत ही पसंदीदा पसंदीदा कवि जो हैं वो हैं गोपाल दास नीरज जी। नीरज जी की कविताएं मुझे बेहद पसंद है। और उसके बाद तो खैर बहुत सारे हैं, लेकिन
आजकल के अगर आप हाल ही के अगर कवियों में आप कहें तो अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है, लेकिन मुझे उनकी उनकी शेर व शायरी बहुत पसंद रही है। वो तो है राहत इंदौरी साहब। उनकी खासियत मुझे ये लगती थी कि अ, बहुत ही आसानी से बहुत गहरी बात कह जाते थे। ऐसे जैसे वो शायरी नहीं लिख रहे, वो खेल कर रहे हैं। वो हँसते-खेलते ना बहुत बहुत बड़ी बात कह जाते थे। तो राहत इंदौरी साहब और बाकी तो ऑफ कोर्स ये कुमार कुमार विश्वास जी और मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद है मनोज मुंतशिर शुक्ला जी। कुछ कविताओं ने तो सुनते-सुनते उनकी कुछ कविताओं ने तो मुझे इतना आत्मविभोर कर दिया कि मैं रो पड़ा। आई आई क्राइड। यानी मनोज मुंतशिर एक माँ के ऊपर उन्होंने टीवी के ऊपर अपनी कविता सुनाई थी और मेरी वाक़ई आँखों में आँसू आ गए। यानी मैं मेरी बेटी बैठी हुई थी बगल में और उसने उसने टीवी स्विच ऑफ कर दिया। बोले बोले डैडी इज़ मेकिंग यू टू इमोशनल। तो हुँ, हुँ। ये लोग जो हैं, ये लोग सब जादूगर लोग हैं। यानी ये ऐसा नहीं लगता जैसे कविता कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि एक आपके ऊपर जादू कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनकी कविताएँ सुन के कुछ ऐसे ही भाव आते हैं दिल में, लगता है कि बिल्कुल सच कह रहे हैं और हम कितना रिलेट कर सकते हैं इनके साथ में। बिल्कुल, बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि कविता को यानी लेखन जो है वो अलग चीज़ है। लेखन को लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं और कविता को पढ़ने की ज़हमत भी नहीं उठाते। उन्हें लगता है कि ये जो है चीज़, ये थोड़ा हाई लेवल की चीज़ है। कविता जो है, शायरी जो है, ये ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये जो है, ये परले दर्जे की चीज़ है, जिसमें कि हमें नहीं यार, नहीं पढ़ना, नहीं पलटना। हुँ, तो इस वजह से बहुत से लोग सिर्फ़ कविता है इसलिए किताब उठा के अगर आप एक किसी लेख की किताब रखेंगी लिखेंगी, कोई नॉवल, उपन्यास रखेंगी और एक कविता की किताब रखेंगी, ज़्यादातर लोग जाएँगे कविता की किताब को नीचे रख देंगे और वो जो जो जिसे हिंदी में गद्य कहा जाता है, वो उठा के पढ़ना शुरू कर देंगे। ये बड़ा तो कड़वा सच है आज के। लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कविताओं में ज़्यादा भाव होता है। जी, एक गद्य में शायद आपको उतना भाव नहीं मिलेगा जितना एक कविता में मिलेगा, पर फिर कविता भी जब जब वो टच करती है ना, तो इतनी गहरे टच करती है कि आदमी एकदम से बेचैन हो जाए। एक पेज की कविता में जितना वेट है वो पूरे एक नॉवल में शायद होता है या ये फिर एक में होता है। पर फिर भी हम लोग कविता से ज़्यादा प्रेफ़रेंस हमारी जनरेशन भी नॉवेल्स को या कहानियों को देती है और ये एक कड़वा सच है। पर फिर भी मैं अब आपकी किताब पर आना चाहती हूँ। मैंने भी इसकी काफ़ी सारी कविताएँ पढ़ी और बहुत ही प्यारी कविताएँ लिखी हैं। तो सबसे पहले इसके शीर्षक की बात करते हैं, दिल, उल्फत और इज़हार। तो बड़ा इंटरेस्टिंग शीर्षक है। तो आप इस शीर्षक पर कैसे आए कि यही नाम रखना है मुझे अपनी किताब का? देखिए, सारी कविताएँ जो है मोहब्बत की कविताएँ हैं। तो मोहब्बत की कविताएँ कोई लिख ही नहीं सकता अगर दिल से नहीं लिख रहा है तो। तो बिल्कुल। दिल आ गया इसमें और उल्फत का मतलब तो मोहब्बत है, प्यार है। सारी हाँ जी। कविताएँ जो हैं अलग-अलग प्यार के स्वरूप को व्यक्त करती हैं और उसके बाद में जो व्यक्त करना चाहता है कवि, वो इज़हार है जो जो मोहब्बत महसूस हो रही है, उस मोहब्बत का इज़हार। इसलिए दिल, उल्फत, इज़हार। जी, बहुत खूब। और इसका जो कवर पेज है, इसके बारे में भी मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूँगी कि इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? इसमें मुझे दिख रहा है कि मोमबत्ती जल रही है। मैं एक बार दिखाना जी, चाहती हूँ। जी मोहब्बत जो है इसका बहुत सारी कविताओं में, कहानियों में जो ज़िक्र किया है, ज़्यादातर कविताओं में जब इश्क का नाम आता है तो तो शमा परवाने की उपमा दी जाती है, शमा परवाने की मिसाल दी जाती है कि जो ऐसा इश्क जैसा कि शमा और परवाने में होता है एंड
सबसे खास बात इसकी ये है, क्यों शम्मा और परवाना, कि मोहब्बत तो गुल और बुलबुल की भी होती है, मोहब्बत तो दिया और बाती की भी होती है। लेकिन खास तौर पे शम्मा और परवाना क्यों इसके साथ में, मोहब्बत के साथ में देखा जाता है, इसलिए क्योंकि ये सेल्फलेसनेस डिनोट करता है। परवाना जो है, वो शम्मा के इर्द-गिर्द घूमता है, वो उसका दीवाना है, उसको छोड़ के नहीं जाता, उसकी लौ के आस-पास घूमता है और उसी के ऊपर कुर्बान हो जाता है, उसी लौ में जल के खत्म हो जाता है। वो अपने आप को बचाता नहीं है। एक खूबसूरत गाने के की लाइन याद आ रही है कि शम्मा कहे परवाने से बढ़े चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं यहाँ, वो नहीं जाता उसे जल जाना होता है। जाना होता है। ये भी शायद राजेश खन्ना का ही कोई गाना है। जी, जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा थॉट आपने इसमें दिया है कवर डिज़ाइन में भी। और कविता का इस संग्रह का जो नाम रखा है वो भी ऑफ कोर्स कविताओं के अलाइनमेंट में ही रखा है आपने बहुत अच्छे से। एक जो थॉट हम लोग कई बार सुनते भी हैं और सोचते भी हैं इसके बारे में, क्या अच्छी कविताएँ लिखने के लिए दिल का टूटना ज़रूरी है? नहीं, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं कहता हूँ कि दिल जब 2 दिल जुड़े होते हैं, तब सारे भाव व्यक्त हो जाते हैं। जी। अ, यानी जब 2 दिल जुड़े होते हैं, तो उसमें मिलने से पहले की बेचैनी, मिलने के बाद का आनंद, साथ बिताई हुई घड़ियों का जो स्वरूप है, वो बिछड़ने का दर्द, बिछड़ने के बाद विरह की हुँ। आग, जो हाँ जी। दुःख, वो ये सारे जो स्पेक्ट्रम है, ये सारा तभी व्यक्त हो जाता है, या तभी इसकी अनुभूति हो जाती है, जब आपके दिल जुड़े हुए हैं। बिल्कुल दिल सही। टूटने के बाद की जो कविता होती है, उस कविता में सिर्फ दर्द होता है ना? बिल्कुल सिर्फ सही। दर्द होता जी। है। एक ही प्रकार का भाव होता है। लेकिन जुड़े हुए दिलों के साथ जो कविताएँ निकल के आती हैं, वो कविताएँ एक गुलदस्ते की तरह सारा स्पेक्ट्रम कवर कर लेती जी, जी। तो सर ये जानना चाहती हूँ मैं कि कविता लिखने का आपका प्रोसेस क्या है? जैसे आपने बताया कि आप कहीं भी पुर्ज़ों पे लिख के रख देते हैं। पर क्या कभी आप ऐसे भी सोचते हैं कि आज इस बारे में कविता लिखते हैं, फिर आप लिखते हैं? या ये हैं। हमेशा स्पॉन्टेनियस रहता है? नहीं, ऑन द स्पॉट्स, इंस्टेंटेनियस। अच्छा, जैसे मैं सुबह बालकनी में अक्सर बैठ के चाय पीता हूँ, और वहाँ पे एक बर्ड फीडर मैंने लगा रखा है, जहाँ पे एक पानी का, और इसका खास तौर पे अभी गर्मियाँ थी तो लगा रखा था। तो अच्छा। चिड़ियाएँ आती हैं, उसमें दाना खाती हैं और पानी पीती चली जाती हैं। तो एक चिड़िया आई, ज़रा ज़्यादा दबंग किस्म की चिड़िया होगी, या जिसे कहते हैं फियरलेस टाइप की चिड़िया, तो वो आई, उसने दाना खाया, पानी पिया, और वहाँ से उड़ के एकदम नज़दीक मेरे कंधे के पास आके बैठी, हाँ जी। और मेरी तरफ देख के चहचहा रही थी। और अच्छा। एकदम से मेरे मन में एक ख़्याल आया कि ये क्या कहना चाह रही है? अ, ये अगर ये तो वहाँ भी उड़ी हो गई होगी जहाँ मेरी महबूबा है, तो क्या उसके बारे में मुझे कोई कुछ कन्वे करना चाह रही है, उसके बारे में मुझे कुछ बताना चाह रही है, हाँ एंड जी। बस एक कविता लिख गई शायद। हाँ, इसी में है, क्योंकि मेरी कविताओं की 2 किताबें हैं, तो मैं कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, कौन-सी कविता किसमें गई। ये थोड़ी-सी लाइटर वेन में लिखी लिखी हुई कविता है, जी। वो गंभीर किस्म की कविता नहीं है, कि जी। एक चिड़िया आई, आँखें मटकाई, कंधे पे चढ़कर बोली, तेरी महबूबा है बड़ी भोली, जी। खुश हो या नाराज़ हो, नहीं छुपा पाती है, खुश होती है तो मेरी तरह चहचहाती है, नाराज़ हो तो पेलिकन की तरह गाल फुलाती है। छोटी-सी चीज़ काफ़ी है इसके हँसने के लिए, हुँ, हुँ। उससे भी छोटी चीज़ काफ़ी है आँसू बरसने के लिए। ज़िद पूरी कर दो तो आँखें उसकी चमकती हैं।
जब वो यहाँ वहां फुदकती है तो ट्वीटी जैसी लगती है, जल्दी रूठती है तो जल्दी मन भी जाती है, आवेश में हंसनी की तरह अकड़कर तन भी जाती है, बिछोह की पीड़ा में मोरनी सी आवाज लगाती है, मिलन के सुख में तेरी चोंच से चोंच लड़ाती है। तुम ठहरे अंधे से उल्लू और वो सोन चिरैया है, तुम ओहो! ठहरे अंधे से उल्लू और वो सोन चिरैया है, पर तुम दोनों का तालमेल अच्छा ही नहीं, बढ़िया है। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही प्यारी क्यूट सी कविता है ये। एक चिड़िया कैसे एक चिड़िया, एक छोटी-सी चीज़, पेंसिल, घास का पत्ता कैसे एक कवि के हृदय को जागृत कर देता है और कुछ उसमें भावनाएँ ऐसी उमड़ती हैं कि वो इतनी खूबसूरती से फिर पन्ने पर आ जाती हैं। ये बिल्कुल उसी चीज़ का एग्ज़ाम्पल है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। थैंक यू। आपने बहुत प्यार से उसको रिसाइट किया। मैं रिक्वेस्ट करने वाली थी पर आपने ऑलरेडी रिसाइट कर दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक और एक मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आपकी कविताओं की किताब रिलीज़ हुई है, तो कभी कोई कविता ऐसी हुई कि आपने किसी पर्सपेक्टिव से लिखी और रीडर ने कुछ एक अलग ही फीडबैक दिया या कुछ और ही अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखी? कई बार ऐसा होता है हम कुछ सोच कर लिखते हैं, पर रीडर कुछ और समझते हैं या अपना ही एक अलग इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं। हमेशा हमेशा ही ऐसा होता है, क्योंकि रीडर नहीं जानता कि आपने किस वजह से, किन हालात में, क्यों वो कविता लिखी। जी। उसके हाथ में एक किताब आती है या आपकी कविता आती है और वो उसको पढ़ता है, और जब पढ़ता है तो कोई भी चीज जब आप पढ़ते हैं तो आप अपने आप को उसके साथ में एसोसिएट करके देखते हैं कि आपके ऊपर कहाँ तक वो कविता लागू होती है, जिसे आजकल कहते हैं कि रिलेट कर पाते हैं। जी। तो हर बार जो भी रीडर पढ़ता है वो उस कविता में वो ढूंढता है जिसकी जिस चीज के लिए वो जिस चीज को वो अपने साथ आइडेंटिफाई करना चाहता है। वो ज्यादातर उसको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि कवि ने ये किस तरीके से, खाली हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता था जिसमें हम लिखा करते थे कि कवि कहना चाहता है कि, हुँ, वो हुँ, लिखना हुँ। पड़ता था कि कवि कहना चाहता है। अरे कवि जो कहना चाहता है वो उसने कह दिया, कह दिया। आपकी क्या समझ में आता हाँ, है? हम क्या समझना चाहते हैं वो हमारे ऊपर वो है। वो वही आप समझते हैं। हाँ जी। नहीं, बिल्कुल, जिस भी हालात में हम होंगे, जो भी भावनाएँ हमारे अंदर उस समय होंगी, हम उसी से ज़्यादा रिलेट कर पाएँगे उस कविता के हाँ, शब्दों से। उसी से रिलेट करते बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है सर। एक थोड़ा-सा व्यक्तिगत सवाल है अगर मैं पूछ सकूँ तो? हैं। हाँ, पूछिए। आपने कभी अपनी कोई भी प्रेम कविता का इस्तेमाल प्रेम पत्र की तरह किया है? बहुत। अक्सर। अक्सर। तो अगर ऐसी कोई कविता याद हो आप सुनाना चाहें तो आप बता दीजिए, हमें सुना दीजिए। नहीं नहीं, इस सवाल से रिलेटेड कह लीजिए कि इस सवाल का एक जवाब जो है मैं 4 पंक्तियों में देना चाहूंगा। 4 पंक्तियां मैंने लिखी कि अ, गुलशन आबाद हो, गुलशन आबाद हो तो खुशबुएं छा ही जाती हैं, गुलशन आबाद हो तो खुशबुएं छा ही जाती हैं, चाहे मझधार में भी हो नैया किनारा पा ही जाती है, चाहे मझधार में भी हो नैया किनारा पा ही जाती है। लफ्ज तो वही है जो अक्सर इस्तेमाल होते हैं, लफ्ज तो वही है जो अक्सर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दिल मोहब्बत से लबरेज हो तो शायरी आ ही जाती है। अरे वाह! अगर बहुत दिल बढ़िया। दिल मोहब्बत से लबरेज हो तो शायरी बहुत आ ही जाती बहुत ही प्यारी पंक्तियाँ, बहुत ही प्यारी पंक्तियाँ। है। थैंक यू। जी। आप एक सवाल और था मेरा, थोड़ा-सा आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड ही है। आपके ज़माने के प्यार में और आज के ज़माने के प्यार में आप क्या मेजर फ़र्क देखते हैं और उसका क्या आपकी राइटिंग पर प्रभाव पड़ता है? हमारे जमाने का जो प्यार था, मैं कहता हूँ कि अ, वो 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 पुरजोर था, पुरजोर इस तरह से था कि
अ, इंसान जो है एक तो डरता था, माहौल इस तरीके का था कि या तो माँ-बाप से या समाज से या आस-पास वालों से अ, यानी उस ज़माने में ये कहना कि मुझे मोहब्बत है एक तरीके का उस पे टैबू था कि कोई डिसेंट या अच्छे घर से आने वाला लड़का या लड़की कभी नहीं कहते थे कि हमें मोहब्बत हो गई है। वो एक तरीके का डिस्क्वालिफिकेशन माना जाता था कि ये लाइफ के लिए सीरियस नहीं है, पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं है, इसलिए ये इस तरह की बातें कर तो जिनको मोहब्बत होती थी और जिनमें इतनी हिम्मत होती थी कि वो मोहब्बत करें, उनकी मोहब्बत जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी तासीर जो हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी हुआ करती थी। इसलिए उन दिनों में ये किस्से बहुत होते थे कि अ किसी का किसी से मोहब्बत हुआ कभी वन साइडेड, कभी टू साइडेड, कभी वहाँ से जवाब या उस तरीके का रिस्पॉन्स आया या ना आया। कभी आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो लोग जो है वाक़ई बर्बाद हो जाते थे। एक बार इश्क हुआ, इश्क में अगर नाकाम हो गए, तो साहब किसी ने खुदकुशी कर ली, किसी ने पढ़ाई छोड़ दी, किसी ने दारू पीना शुरू कर दिया, किसी ने कुछ करना शुरू कर दिया। तो एक मोहब्बत के नाकाम होने पे एक ज़िंदगी या 2 ज़िंदगियाँ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती। ऐसे कई-कई किस्से हुए हमारे ज़माने में अ, फ़िल्में इस तरह की आती थी मोहब्बत की तो वो फ़िल्में देख के या कुछ पढ़ के इस तरह का साहित्य आता था वो पढ़ के और साथ में जो है महबूब और महबूबा जो है उन्होंने जाके और रेल की पटरियों पर लेट गए एक साथ दोनों ने खुदकुशी कर ली। उस ज़माने में अपना अपनी मोहब्बत व्यक्त करने के लिए लड़के-लड़कियाँ जो है वो अपना ज़ख्म बना के खून से में कलम डुबो-डुबो के अपनी माशूक़ा को या अपने माशूक़ को चिट्ठियाँ लिखा करती थी। तो अ, जो मोहब्बत थी उस ज़माने की अ, वो काफ़ी जो थी मेरे ख़्याल में आज जो मोहब्बत होती है उससे ज़्यादा जो है प्रगाढ़ हुआ करती है। आज जो मोहब्बत है अ, लाइक अ, हर चीज़ की तरह जो है ज़माना बहुत तेज़ हो गया है, ज़िंदगी तेज़ हो गई है, समय नहीं है लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय सोचने का या व्यतीत करने का, तो इसका असर मोहब्बत पे भी पड़ा है। मोहब्बत भी ऐसी है, लेकिन जैसे कि हर चीज़ में मैं देखता हूँ इस जनरेशन में अ, इस पीढ़ी में एक अंदरूनी जिसे अंग्रेजी में लफ्ज़ है रेज़िलियंस वो हमारी जनरेशन से कहीं ज़्यादा ज़्यादा है। उनमें हिम्मत है, यानी एक बार मोहब्बत की अगर नहीं हुई, तो ये नहीं कि वो लड़का जो है वो बैजू बावरा बन गया या देवदास बन गया या या लड़की जो है वो पागल हो गई या उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। ये नहीं होता। ये भी वो कहना गलत है कि वो महसूस नहीं करते दर्द। जितनी बार दिल टूटता है, दर्द महसूस करते हैं और बहुत अंदर तक दर्द महसूस करते हैं। लेकिन वो इतने मज़बूत हैं मेरे ख़्याल में ये सारे माहौल ने उन्हें सिखाया है कि चाहे कोई भी मैदान हो उसमें यू हैव टू बी द सर्वाइवर आपको जो है उसमें किसी भी तरह की मुसीबत में आपको मुसीबत पार करके आगे जाना। आज जो है उस पे कदम रख के आपको अपना कल तैयार करना और यही मोहब्बत में भी होता है। मोहब्बत में दिल भी टूटते हैं, मोहब्बत में दर्द भी होता है, मोहब्बत में परेशानी होती है, मोहब्बत में उदासी आती है, पर कोई एक समय के बाद में चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, वो कहते हैं ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम यही सोचते-सोचते ज़िंदगी गुज़ार दें। तो एक एक
शब्द जो है आजकल की जनरेशन का मुझे बहुत पसंद है। मूव ऑन है कि कि ज्यादा कुछ हो गया तो ठीक है, आई हैव मूव्ड ऑन। ये मूव ऑन वाला स्पिरिट हमारे हमारे टाइम में नहीं हुआ करता था। तो आपका अपने श्रोताओं के लिए और रीडर्स के लिए कोई संदेश? आजकल लोग मुझसे कहते हैं कि भाई आपके जैसा मोहब्बत प्यार इश्क के बारे में लिखने वाला डिजिटल एज में, आजकल की एज में लोगों को क्या संदेश दे सकता है, जबकि सब कुछ इतना तेज है, इतना जिसे कहते हैं कि यांत्रिक है, हर चीज इज एवरीथिंग इज सो मैकेनिकल। उसमें एक कवि जो कि प्रेम कविताएं लिखता है, क्या संदेश दे सकता है? लेकिन मैं देखता हूँ कि चारों तरफ तो तबाही मची हुई है। यानी चाहे आप सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देख लें, या आप जो है अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देख लें, चारों तरफ जो है ना, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं chaos है। तो मैं 4 पंक्तियाँ जो है नज़र करना चाहूँगा कि अ, तंगदिल और खुदगर्ज़ दुनिया में चैन से जीना दुश्वार है। तंगदिल और खुदगर्ज़ दुनिया में चैन से जीना दुश्वार है। हर शख्स परेशान है यहाँ, हर शख्स परेशान है यहाँ, उसकी करनी पर धिक्कार है, उसकी करनी पर धिक्कार है। मोहब्बत एक वाहिद जज़्बा है, मोहब्बत एक वाहिद जज़्बा है, जिससे चैन और करार है। मोहब्बत एक वाहिद जज़्बा है, जिससे चैन और करार है, और तब तक उम्मीदें ज़िंदा हैं, जब तक दुनिया में पाक साफ प्यार है। तब तक उम्मीदें ज़िंदा हैं, जब तक दुनिया में पाक साफ प्यार है। तो बहुत ही मेरा खूबसूरत यही है। यही मैसेज या संदेश रहेगा अ, आजकल की जनरेशन को, आजकल की ज़िंदगी पे। जी, बहुत ही प्यारा संदेश और आपने बहुत ही खूबसूरती से ये बयाँ किया है। अब एक मैं आपकी कविताएँ पढ़ रही थी और एक लाइन मुझे बहुत ही पसंद आई, मतलब पढ़ते ही मुझे लगा कि कितनी प्यारी खूबसूरती के साथ आपने ये भावना को बयान कर दिया। तो मैं एक लाइन पढ़ना चाहूँगी। हाँ, अ, बिल्कुल, बिल्कुल किताब है मुकर्रर। दिल उल्फत और इज़हार। इसकी एक कविता है, तुम्हारे आँसू मुझे शिकस्त का एहसास दिलाते हैं। जी, तुम्हारे आँसू मुझे शिकस्त का एहसास दिलाते हैं, ये बहते हैं तो रुकते ही नहीं, मेरे दिल को रुला जाते हैं। तो जो इसके पहले कुछ शब्द है ना, वही लगता है कि जहाँ सच्चा प्यार हो, वहाँ दूसरा अगर कोई रोए, तो वो तो हमारे लिए हार ही है। और ये इतनी प्यारी बात है और इतने प्यारे से चंद शब्दों में आपने कह दी है, तो मज़ा ही आ गया पढ़ कर ये। वैसे तो आप जिस किताब का की आपने पंक्ति पढ़ी, वो ये है, दिल उल्फत और इज़हार। इससे पहले जो मैंने लिखी थी किताब, वो भी प्यार के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर है, वो ये है, मेरी रचना दिल से। इसकी दूसरी जो कविता है, मेरी रचना दिल से की, मेरे ख्याल में जो आप एक पंक्ति में अभी बता रही थी, उसी को ज़रा विस्तार से विस्तार से समझाती कि माशूका के जिस्म के एक छाले से दिल पर सैकड़ों छाले उभर आए। उसकी हर वेदना और सिसकी से ज़िंदगी के काफ़िले रुक जाएँ। उसके चेहरे पे मलाल हो तो आसमां ही झुक जाए। उसकी मुस्कान वापस आने पर ही फिज़ा में बहार आ जाती है। ऐसे भावुक मन को ही मोहब्बत की नेमत रास आती है। जाने कितने अफ़साने लिखे गए, जाने कितनी शायरी, जाने कितने अफ़साने लिखे गए, जाने कितनी शायरी, जाने कितने आशिक अमर हुए, जाने कितने आशिक अमर हुए, उनकी माशूकाएँ बावरी। हर कोई चर्चा करता है, हर कोई उदाहरण देता है,
हर कोई चर्चा करता है, हर कोई उदाहरण देता है, पर सच्चा प्यार वही करता है जो दिलरुबा की हर पीड़ा को जीता है। जो दिलरुबा की हर पीड़ा को जीता है, उसके हर गम को अपनाता है, उसके हर गम को अपनाता है, उसके जख्मों को सीता है, उसके जख्मों को सीता है। बहुत ही प्यारा सर, बहुत ही प्यारा। थैंक यू, आपने ये रिसाइट किया हमारे लिए। तो ऐसी बहुत थैंक सारी प्यारी कविताएं हैं इस किताब में, दिल, उल्फत और इजहार। तो आशा है मैं आप लोग चाहूँ सब पढ़ें, पढ़ेंगे। जो भी पॉडकास्ट को देख रहे हैं आप सब इसको ज़रूर पढ़ें। सर ने बहुत ही प्यारी कविताएं लिखी हैं जो प्रेम के इर्द गिर्द हैं, प्रेम के अलग अलग रूपों से आपको वाकिफ़ कराएंगी। कहीं पर बिछोह है, कहीं पर मिलन है। सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे तो आप बताइए प्लीज़। नहीं नहीं, आप इतना खूबसूरत कह रही हैं, आप ही कहिए। तो अगर आप प्रेम में हैं, अगर आप प्रेम में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप प्रेम में नहीं भी हैं, आप ये किताब ज़रूर पढ़िए। इसमें बहुत ही प्यारी कविताएं हैं और प्रेम की तरंगें आपके दिल में हिलोरे ज़रूर मारेंगी इनकी कविताएं पढ़कर। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। सबसे पहले, उसके बाद ओपनर्स का शुक्रिया जिन्होंने इस पॉडकास्ट में मुझे ये मौका दिया आपसे बातचीत करने का, और उसके बाद सारे श्रोतागणों का शुक्रिया। थैंक यू सो मच।